So till now we have seen the biogeographical classification of India. Today we are going to deal with the topic that is values of biodiversity. Means what are the importance of biodiversity? Okay, under which we will see productive value, consumptive value, social value, aesthetic value, ethical and moral value, option value. These all are the topics which we will cover under values of diversity. So, what is basically values of diversity? Okay, means in like uh, biodiversity is basically the number and variety है ना of plants, animals, and other organisms that exist on a planet is known as biodiversity. Right, the variation of animals, plants, organisms which are existing in a particular area or in a planet is called as biodiversity. So what is the value of this biodiversity? जो भी ये variation है, all these variation of these plants, animals, human being, other organism, microorganism, what is the value of it? इसका क्या importance है? This is what we are going to deal in this topic. See, genes, species, and ecosystem of direct, indirect, or potential use of humanity are often called as biological resource. तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है ना, इकोसिस्टम है हमारा, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, राइट, देन डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो भी हमने पढ़ा अभी तक, ये भी डिफरेंट डिफरेंट है ना, जितने भी ह्यूमैनिटी है वो सबको एक साथ में क्या बोलते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. ठीक है, दीज आर लाइक, ये रिसोर्स है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है, राइट, बायोडाइवर्सिटी के लिए. तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? ठीक है, तो देखो क्या इंपॉर्टेंस है. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ना, वाइड रेंज ऑफ, हमको इतना सारा अगर वेरिएशन है हमारे पास तो क्या होगा, हमको वेरिएशन ऑफ गुड्स मिलेगा, वेरिएशन ऑफ सर्विसेज भी मिलेंगी, राइट. तो फर्स्ट वी विल सी द प्रोडक्टिव वैल्यू. First we will see the productive value. In productive category, this category comprises marketable goods, biodiversity products. Biodiversity produces a number of products harvested from nature and solid in commercial market. These are the direct used values where the products is commercially sold in national and international markets. Many industries are dependent upon these values. Example, textile, leather, silk, paper and pulp industry, etc. तो बेसिकली जो प्रोडक्टिव वैल्यू है ना, उसमें हम वो सारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है. ठीक है, लाइक किसके फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे जो हम नेचर से लेते हैं और जिनको हम सोल्ड करते हैं. ठीक है, जिनको हम मार्केट में एज ए प्रोडक्ट रख रहे हैं और जिसके बदले में वी आर टेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो these all these things come under the category of productive value. चाहे वो नेशनल मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, जो भी चीजें हम नेचर से डिराइव करके उसको सोल्ड करते हैं या उसमें एक प्राइस टैग लगा के हम उसको मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, वो सब क्या आ जाता है, प्रोडक्टिव वैल्यू के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे टेक्सटाइल है, राइट, लेदर है, सिल्क है, पेपर है, और ये जो जितना पल्प इंडस्ट्री है, ये सारे प्रोडक्टिव वैल्यू में आ जाते हैं. ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे नेशन का या फिर कमर्शियल वैल्यू बढ़ा रहा है. ठीक है, किस तरह से बढ़ा रहा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम डिराइव कर रहे हैं नेचर से, उसको हम कमर्शियली अवेलेबल करा रहे हैं मार्केट के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो. ठीक है, नेक्स्ट इज, तो ये आ गया प्रोडक्टिव वैल्यू. नेक्स्ट इज consumptive value. These are the direct use values where the biodiversity product can be harvested and consumed directly. Okay, this is related to nature products that are used for the daily needs such as food, building materials,
फोडर एंड मेडिसिन। तो बेसिकली ये जो कंजम्पटिव वैल्यू है वो सारी चीज आ जाएंगी कंजम्पटिव में, जिसको हम डायरेक्टली हार्वेस्ट करते हैं, लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, कंज्यूम कर लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ यूज कर लेते हैं, जैसे नेचर से कोई चीज ली और उसका यूज कर लिया। और मोस्टली वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है जो कि हमको डेली डेली पर्पस से चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए हमको, ठीक है। बिल्डिंग के लिए मटेरियल मटेरियल चाहिए कुछ भी, जैसे अगर हमको ट्रीज चाहिए, मतलब वुड वुड चाहिए हमको, तो वो कहाँ से मिलेगा, हमको ट्रीज से मिलेंगे, राइट। अगर हमको फूड चाहिए तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे, आइदर फ्रॉम आर फील्ड, है ना, जो भी हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां से मिलेगा, या फिर कुछ प्रोडक्ट हमको फ्रूट्स के फॉर्म में मिलता है ट्रीज से। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, फाइन, फॉडर यूज कर रहे हैं, जैसे जो चारा यूज कर रहे हैं हम अपने एनिमल्स के लिए, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो फॉडर यूज कर रहे हैं, या फिर इन सर्टेन टाइम इट इंक्लूड्स मेडिसिन आल्सो, जो कुछ हम मेडिसिन डिराइव कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो हमने लिया और उसी समय यूज कर लिया। ठीक है। तो और जो ये कंजम्पटिव वैल्यू है ना इकोसिस्टम का, वो बहुत ही वास्ट है या अबंडेंट है, बहुत रिच है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमको इससे क्या मिलता है, एक गुड अमाउंट ऑफ हमको ईडेबल आइटम भी मिल रहा है ना, और कुछ भी मटेरियल के लिए, बिल्डिंग के लिए मटेरियल भी मिल रहा है, हमारे पेट्स के लिए फॉडर भी मिल रहा है, मेडिसिन भी मिल रहा है। तो ये क्या है, बहुत इसका बहुत वास्ट एक्सपेंशन है। बहुत सारी चीजें हमको एज ए प्रोडक्ट यूज कर होती है, मिलती है डायरेक्टली, जो कि हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। फाइन, तो ये हो गया कंजम्पटिव वैल्यू। नेक्स्ट कम्स द सोशल वैल्यू। अब सोशल वैल्यू में क्या होगा, the life of the indigenous people in many part of the world still revolves around forest and environment। तो बहुत सारे कम्युनिटी में लोगों का अभी भी लाइफ ना फॉरेस्ट और हमारा जो अराउंड फॉरेस्ट और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे गांव में भी अगर आप देखोगे, विलेज एरियाज में देखोगे, तो लोग बहुत हद तक लाइक जो भी वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए भी अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में डिपेंडेंट है, राइट। अगर वो कोई उसको फ्यूल के लिए वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो फॉरेस्ट से लेकर के आते हैं। अगर वो बिल्डिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो वो भी अपने एनवायरनमेंट में ही डिपेंडेंट है, कि मतलब आसपास से लकड़ी इकट्ठा करके या फिर एनी सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स इकट्ठा करके दे आर यूजिंग इट। जैसे कोई अगर मड का हाउस है तो मड का इकट्ठा करके दे आर यूजिंग इट। कोई थ्रैश का हट है तो दे आर यूजिंग यू नो thrashes and utilizing it for household purposes or for building the house। तो ये सारी चीजें सोशल वैल्यूज में आ जाती हैं। ठीक है, even in these modern times many of them still live in forest and meet their daily requirement from their surrounding, and these people protect the environment। ऑल्दो अभी हमारा 21st सेंचुरी है, राइट, 2021 चल रहा है, बट स्टिल दोज पीपल हु आर, देयर आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए या फिर अपने लिविंग के लिए। और मोस्ट ऑफ द चीज जो डेली लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट होता है लाइफ सरवाइव करने के लिए, वो सारी चीजें वो कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से ले रहे हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट से ही लेते हैं। ठीक है, और ऐसे जो जो कम्युनिटी है, जो द पीपल और द कम्युनिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन देयर ऑन द फॉरेस्ट एंड ऑन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि उनका लाइवलीहुड ही उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में, तो ये ट्रेडिशनली भी बहुत हद तक, ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर बेसिकली दो सोसाइटीज हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
ठीक है? तो ये इस तरह से ये सोशल वैल्यूज ऐड करते हैं। Many plants and animals are considered holy and scared in India and are worshipped like tulsi, people, cows, snake, etc. है ना? तो देखो कई कई सारे प्लांट और एनिमल को भी हमारे जो हिंदू सोसाइटी है या फिर इंडिया में, नॉट जस्ट हिंदू कल्चर, इन अदर कल्चर ऑल्सो बहुत सारे प्लांट है, एनिमल है, उनको क्या है एज ए होली कंसिडर किया जाता है। जैसे कि पीपल का पेड़ है ना? तुलसी का पौधा है, काऊ, स्नेक और भी बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर हैं जिनको दोज आर कंसिडर्ड एज होली। In India society, in Indian society, great cultural value is given to forest, and as such, tiger, peacock, lotus are named as the national animal, bird and flower respectively. अगर आप इंडिया में देखो तो बहुत वैल्यू है इंडियन कल्चर में फॉरेस्ट का, या फिर जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है ना? जो नेशनल बर्ड है दैट इज पीकॉक। जो नेशनल फ्लावर है दैट इज लोटस। दे ऑल आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं ये सभी? दे ऑल आर फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ही मिलेंगे ये सब, राइट? सो दिस इज अबाउट सोशल वैल्यू। नाउ देयर कम्स द एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का एस्थेटिक वैल्यू क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। अगर आप देखो तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसी की वजह से क्या है, हमारा नेचर जो है, हमारा जो प्लैनेट है वो ब्यूटीफुल है और एक तरह से वंडरफुल है ना। इट्स सरप्राइजिंग एंड इट्स वंडरफुल आल्सो। जैसे कहीं आप इकोसिस्टम देखते हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हो, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कहीं आप डेजर्ट इकोसिस्टम देखते हो तो वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है। डेजर्ट इकोसिस्टम का अपना एक ब्यूटी है, राइट? डेजर्ट इकोसिस्टम हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड हैज इट्स ओन वंडर, कि अपने एक ऑथेंटिक वे में है, अपने ही वे में वो वंडरफुल है। तो एवरी इकोसिस्टम हैज इट्स ओन beauty and has its wonderful aspect. Natural landscape at undistributed places are a delight to watch and also provide opportunity for recreational activities like bird watching, photography, etc. और आप एस्थेटिक वैल्यू में देखो जो हमारा नेचुरल लैंड है, राइट? जैसे आप पहाड़ ले लो या फिर समंदर ले लो, एनीथिंग, एनी प्लेस, है ना? जो कि हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम, जो भी ऐसा एरिया है जो हमको देखने में बहुत सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, एक आपके अंदर में डिलाइट, आपको हैप्पी कर देता है, जो चीजें देख के आपको खुशी मिलती है, जो जगह को देख के आपको खुशी मिलती है, और आपको खुशी के साथ साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होता है कि आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया समझें, कुछ नया देखें, राइट? लाइक आप क्या देखते हो, आपने कहीं एक आपने आप लगा लो एक आप बर्ड सेंचुरी में चले गए, है ना? वहां पे आपने क्या देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स यू आर सीइंग, एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड, और वहां पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो। एक्टिविटी में फोटोग्राफी आ गया, आपने क्या एक नया चीज देखा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स देखी आपने। सो ये सारी चीजें एस्थेटिक वैल्यू को ऐड करती है बायोडाइवर्सिटी के। इसी की वजह से क्या है, अगर हम वेरिएशन देखते हैं तो इसी की वजह से हमारा जो इको टूरिज्म है वो भी प्रमोट होता है, जो टूरिज्म है वो भी प्रमोट होता है, जिसकी वजह से क्या है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, राइट? अगर हमारे देश में
या फिर किसी भी एरिया में, नॉट जस्ट आवर कंट्री, इन एनी प्लेस, इफ देयर इज अ गुड टूरिस्ट स्पॉट्स आर देयर, है ना, वैरायटी ऑफ गुड टूरिस्ट स्पॉट्स आर देयर, तो व्हाट इट विल डू, the more people will get attracted and the more people will come to visit that area, and that will automatically generate more revenue for the country and for the state also, है ना, तो revenue generate होता है। तो जैसे कि कौन कौन से जगह से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन हो गए, जैसे जितने भी हम बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं, नेशनल पार्क हैं जितने भी हमारे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ना, ये सारी जगहों पे क्या होता है, हमारा टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। ये जैसे एग्जांपल में देख रहा आप, राजा जी नेशनल पार्क है या कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और एनी अदर बर्ड सेंचुरीज है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बेसिकली ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, बिकॉज इट हैज इन देयर ओन, दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम, अपना ही एक डिफरेंट वे में यूनिक इकोसिस्टम है इन लोगों, इन सब जगहों का। तो ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, और टूरिज्म अट्रैक्ट होने का मतलब है कि टूरिस्ट लोग ज्यादा आएंगे, और उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत बेनिफिशियरी है, दैट कि रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वहां पे गाइड भी रखे जाएंगे, राइट, वहां पे अदर स्टाफ भी होगा, टूरिज्म स्टाफ भी होगा, एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड, और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी माध्यम होगा, राइट। और जैसे ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, तो जैसे अगर उनके लिए लाइवलीहुड का रास्ता खुलता है ना, अगर बायोडाइवर्सिटी है तो आपको, या तो फिर आप डायरेक्ट कंज्यूम करोगे, या आप मगर इनडायरेक्ट वे में ये होगा कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं उस जगह पे जहाँ पे आप टूरिस्ट एरिया है। तो वहां पे आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो क्या करती है, या तो बहुत सारे लोग वहां पे, उनके लिए ऑप्शन होता है, अगर आप किसी एक टूरिस्ट एरिया में चले जाओ तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोकल जो लोग हैं उस एरिया के, उनमें से बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, गाइड का जॉब पकड़ लेते हैं, है ना, टूरिस्ट गाइड का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हीकल्स अवेलेबल करवा देते हैं, या कि व्हीकल का या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होटल होटल बिजनेस खोल देते हैं, राइट, कि स्टे करने के लिए आपके पास बिजनेस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, कि आपके लिए फूड बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब बहुत सारा, अगर इकोसिस्टम रिच है और एक यूनिक इकोसिस्टम है और टूरिस्ट एरिया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। और जो ब्यूटी ऐड हो रहा है, जो सरप्राइजिंग जो है, वंडरफुल एक्सपीरियंस जो है, वो तो एक अलग एडिशनल पॉइंट है, वो तो प्लस पॉइंट है ही, उसके साथ साथ में भी बहुत अदर बेनिफिट्स आर आल्सो देयर। Biological diversity adds to the quality of life and provides some of the most beautiful aspect of their existence, and it is responsible for the beauty of a landscape. वही सेम चीज जो मैंने बताया कि बहुत सारे वैल्यूज ऐड करते हैं, अदर देन विच ये क्या करता है कि ब्यूटी और आपके लिए नए नए चीजों का सामने लेकर के आता है। नेक्स्ट कम्स द एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। Now, the ethical and moral values based on the principle of live and let other live. जो ethical और moral value है ना, वो किसके ऊपर based है कि जियो और जीने दो, live and let other live, ठीक है। Ethical values related to biodiversity conservation are based on the importance of protecting all form of life because all form of life has the right to exist on the earth. जो ethical value है biodiversity के लिए, वो किस पे based है कि सभी को जीने का हक है, ठीक है, और इसीलिए हमें सबको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी हो जो उस बायोडाइवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, दे हैव अ राइट टू लिव एंड वी शुड गिव देम, वी शुड लेट देम लिव, ओके। Man is only a small part of earth great family of species.
Since man is the most intelligent among the living organism, it should be primarily responsible and morally obliged of men to preserve and conserve other organisms which will directly or indirectly favor his existence. देखो, मैन जो ह्यूमन स्पीसीज है, होमोसेपियंस है, ठीक है, आइदर मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस, ऑल आर इंक्लूडेड इन व्हेन आई एम सेइंग होमोसेपियंस, ठीक है, जो होमोसेपियंस है वो सिर्फ एक स्पीसीज है, वो भी जैसे मंकी है, राइट, डॉग्स आर देयर, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, ऐसे काउ, बफेलो, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग या फिर आप बोल सकते हो होमोसेपियंस भी एक स्पीसीज है ओनली। तो एक पार्ट है ये भी हमारे इकोसिस्टम का, और हमारे इकोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी का ह्यूमन बीइंग इज जस्ट अ पार्ट। बट ये है इस स्पीसीज का एक ये बेनिफिट है कि these are considered as the most intelligent species, right? Human beings or man are considered as the most intelligent among the living organisms। जितने भी living organism इस धरती में है उस पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किसको कंसिडर किया जाता है? ह्यूमन बींग्स को, राइट? तो अगर इंटेलिजेंट है, उसके पास दिमाग है, तो उसका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि वो जो बाकी ऑर्गेनिज्म है, बाकी स्पीसीज है, उसको प्रिजर्व करें और उसको कंजर्व करके रखें, है ना, उसको प्रिजर्व करे, कंजर्व करे, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा इकोसिस्टम हेल्दी वे में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ह्यूमन बीइंग अगर प्रिजर्व कर रहा है अपने इकोसिस्टम को, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेवर किसी को मिल रहा है? ह्यूमन बीइंग को ही मिल रहा है। इफ वी आर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट्स, if we are preserving our rivers, if we are preserving our glaciers, if we are maintaining a clean environment, if we are maintaining a good air pollution level, हम पोल्यूशन नहीं होने देंगे, अगर हम रिवर को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसमें गंदगी नहीं फेंक रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट कुछ भी नहीं फेंक रहे हैं, अगर हम अपने फॉरेस्ट को कटने से बचा रहे हैं, और अगर कट भी रहा है तो हम उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, जिससे जितना रिक्वायरमेंट है पेड़ का, ट्रीज का या फिर वुड का, उतना हमने लिया। उसके लिए अगर हमने 10, अगर हमने वी देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 10 trees, but and we have taken 10 trees from the forest, then we have to plant at least 10 trees, राइट? अगर हम ऐसा कर रहे हैं और इस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपने रिवर को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपने ग्लेशियर्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम अपना पोल्यूशन, एक्सेसिव पोल्यूशन होने नहीं दे रहे हैं, हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे लिए ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट इज बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। तो क्योंकि ये अभी का सिचुएशन या अभी का जो हम देख करके बता सकते हैं कि जितना हम अपने एनवायरनमेंट के साथ में, अपने इकोसिस्टम के साथ में मिलजुल के हार्मनी के साथ रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, उतना ही ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ethical and moral values. Now there is the last value, that is option value. This option value is the value of knowing that there are biological resources existing on this biosphere that may one day prove to be effective option for something important in the future. देखो, जो ये ऑप्शनल वैल्यू है ना, ये किसके बेसिस में है? ये इसके बेसिस में है कि there are biological resources existing on this biosphere that may one day prove to be an effective option for something important in the future. मतलब ये जो ऑप्शन वैल्यू है वो इस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमको पता है कि हमारे अर्थ में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर अभी भी हमारे पास ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, बेनिफिट करे हमको, है ना, हमको बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो जो भी, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं,
एनीथिंग, दैट कुड बी एनीथिंग, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेस कौन कौन है? प्लांट है, एनिमल है, एनी स्पीसीज हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। It is concerned with the value of a species, its potential to provide economic benefit to human society in the future. Those are presently known and need to be explored. तो ये जो वैल्यू है ना, ऑप्शन वैल्यू जो होता है वो बेस्ड है स्पीसीज में, ठीक है, कि स्पीसीज के क्या वैल्यू है, और ये हमारे लिए जो भी स्पीसीज है वो हमारे लिए फ्यूचर में कितना हमको प्रॉफिट कर सकता है, इकोनॉमिकली हमको कितना बेनिफिट दे सकता है, मतलब फाइनेंशियली या पैसे के हिसाब से हमको कितना बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, और ह्यूमन सोसाइटी का कितना इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट करेगा, और जो कि हमको अभी पता है पर हम उसके बारे में और पता लगा रहे हैं ताकि हम उससे और फायदा ले सकें, ठीक है। ये आ जाता है ऑप्शन वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे हैव some potential cure of AIDS or cancer existing within the depths of marine ecosystem or a tropical rainforest। तो देखो अभी ये एक पॉसिबिलिटी कंसिडर हुआ है कि जो एड्स है उसका ट्रीटमेंट या कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो हमको या फिर मराइन में मिल सकता है, ठीक है, मेराइन इकोसिस्टम में मिल सकता है, या फिर हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें मिल सकता है। बट क्या है, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि आगे हमारे पास इसका बहुत बेनिफिट होगा अगर हमको एक कैंसर का क्योर मिल जाए या एड्स का क्योर मिल जाए, है ना, ट्रीटमेंट मिल जाए, तो ये हमारे लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट करेगा। बट ये क्या है, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दीज ऑल कम्स अंडर ऑप्शन वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। तो पहला हो गया, फर्स्ट वी हैव सीन प्रोडक्टिव वैल्यू, जो भी चीजें हम क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी से लेकर के, हम अपने इकोसिस्टम से लेकर के मार्केट में अवेलेबल कराते हैं ताकि हम उसको, उससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें, जिससे कि हम डायरेक्ट वे में बोला जाए तो हमारा कॉमर्शियल फायदा हो, हमको पैसे मिले उससे, है ना। तो वो चीजें हम आइदर नेशनल मार्केट में रखते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट में रखते हैं। सेकेंड आता है कंजम्पटिव वैल्यू, जो चीज हम डायरेक्टली इकोसिस्टम से लेके कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, जैसे कि फूड आ गया, ठीक है, कोई भी आप बिल्डिंग मटेरियल है जैसे कि आपने वुड लिया, प्लाईवुड लिया, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, फॉडर है, चारा है, जो अपने आप जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसके लिए जो भी चारा लेते हैं, फॉडर, मेडिसिन है कोई भी, तो ये सारी क्या आ जाएंगी, कंजम्पटिव वैल्यू में आ जाएंगे, ठीक है। सोशल वैल्यू में क्या आ गया, जितने भी जो सोसाइटी है जो कि अपने एनवायरनमेंट में डिपेंड करती है या फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या करते हैं, सोशल वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू में क्या आ गया, कि जो भी सुंदर चीज, जो भी बायोडाइवर्सिटी विच इज ब्यूटीफुल या फिर वंडरफुल है, तो उस वो क्या करता है हमारे लिए कमर्शियल भी, कमर्शियल या इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस है वो जनरेट करता है, राइट, टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस जनरेट होती हैं। नेक्स्ट इज एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। एथिकल और मॉरल वैल्यूज में क्या आ जाता है कि हमारे जो ये प्रिंसिपल है, एथिकल और मॉरल वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो इसमें डिपेंड होना चाहिए कि लिव एंड लेट अदर लिव, आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू में क्या आता है कि जो चीजों के बारे में हमको पता है कि कुछ बेनिफिट है बट अभी हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं, जैसे ये तो पता है कि हाँ इसका वैल्यू है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, बट हम अभी पता लगा रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन वैल्यूज में, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना क्लियर है, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया है ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल ग्लोबल नेशनल एंड लोकल लेवल। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलता है ग्लोबल लेवल में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, हमारे इंडिया में नेशन में हमको कितना बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, और लोकल लेवल में मतलब जो हमारा लोकल एरिया हो गया, जैसे अभी हम लोग अगर ग्रेटर नोएडा में हैं तो यहाँ का बायोडाइवर्सिटी या फिर नोएडा के बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, लोकल लेवल में, नेशनल लेवल में एंड ग्लोबल लेवल में।
So first we will see global level. Conservative estimates of the existing biodiversity are 10 million species. But if estimates for insects are correct, then it could be around 30 million species. Till now, enlisted about 1.4 million species. It includes, among other, about 98% birds, 95% reptile and amphibians, 90% fish, and about 85% higher plants known to exist on this earth. तो जैसे अगर आप वर्ल्ड वाइड पूरे अर्थ में अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 10 मिलियन स्पीसीज हैं, आइदर वो प्लांट के हो, एनिमल्स के हो, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हो, तो टोटली हमने अभी तक जितना डिस्कवर किया है, ठीक है, वो है 10 मिलियन स्पीसीज, जो कि ह्यूमन बीइंग को पता चल गया है कि 10 मिलियन स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है, वेराइटीज के मिल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें भी अगर आप इंसेक्ट को अगर करेक्टली अगर आप एस्टिमेट करें तो पूरा टोटल हो सकता है 30 मिलियन स्पीसीज, ठीक है। इंसेक्ट का अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो अगर आप इंसेक्ट को भी अच्छी तरह से करेक्ट वे में एस्टिमेट करें तो 30 मिलियन स्पीसीज हो सकते हैं टोटल में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें कि हमने अभी तक कितना पता लगाया है, 1.4 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। इस सारे में हमको जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं दैट इज ओनली 1.4% स्पीसीज, ठीक है, जिसमें कि 98% बर्ड्स है, 95% रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस है, 90% फिश के बारे में हमको पता है। जैसे अगर 100% बर्ड है, ठीक है, उसमें हमको 98% बर्ड्स के बारे में पता है, ठीक है। अगर रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं या एम्फीबियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें से भी 95% हमको रेप्टाइल और एम्फीबियंस के बारे में पता है, उसमें भी 5% अभी हमको एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। 90% हम फिश के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसमें भी हमको 10% अभी एक्सप्लोर करना हमारे को अभी स्टिल इज इट्स रिमेनिंग, एंड अबाउट 85% हायर प्लांट्स नोन टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, और 85% we know about the higher plants, okay, which exist. Still there is an option of 15% to explore, अभी भी 15% higher plants से related हमको explore करना still it's remaining, ठीक है। तो ये global level में हो गया। Now we will see the biological diversity at national and local level. Every country is characterized by its own biodiversity depending mainly on its climate. India has a rich biological diversity of flora and fauna, and about 6% of the global species are found in India. ठीक है, तो हर एक कंट्री का क्या होता है, अपना एक बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है, बेस्ड, और वो बायोडाइवर्सिटी किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्लाइमेट के ऊपर। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, उसके बेसिस में हर एक कंट्री का अपना एक बायोडाइवर्सिटी होता है। बट अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया हैज अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। मतलब इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, राइट। तो इसकी वजह से क्या है कि इधर का क्लाइमेट भी सब जगह अलग अलग है, तो यहाँ पे बहुत इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के जो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया में बहुत वैरायटी है, बहुत ज्यादा रिच है इंडिया, ठीक है। जैसे कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा है, वैरायटी ऑफ फना है इज देयर, like मतलब flora fauna means plants and animals are there, okay, and about 6% of the global species are found in India। और अगर आप पूरा जितना भी स्पीसीज है ना, जितने भी स्पीसीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, उसमें 6% स्पीसीज तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिल जाते हैं। तो मतलब वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है, उसमें 6% स्पीसीज इंडिया में है, तो देखो कितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी है इंडिया का, राइट। India ranks 10th among the plant-rich countries of the world, 11th in terms of number of endemic species of higher vertebrata, 6th among the centers of diversity and origin of agricultural crop,
तो देखो अगर इंडिया ना 10th नंबर में है वर्ल्ड में, 10th कंट्री माना जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लांट रिच कंट्रीज, मतलब जो प्लांट वैरायटी ऑफ प्लांट है ना वो उसमें 10th नंबर में आता है इंडिया। और 11th नंबर में आता है जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, एनिमल से रिलेटेड 11th नंबर में आता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। और 6th लेवल में आता है, 6th नंबर में आता है एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए। इसलिए दैट्स वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज द, कौन सा देश माना जाता है इंडिया, इंडिया एक कैसा देश है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, कृषि प्रधान देश है ना। तो इसीलिए इंडिया को, क्योंकि एग्रीकल्चर में 6th नंबर में है, ठीक है। जितना अगर आप देखोगे तो कितना स्पीसीज इंडिया में आइडेंटिफाई किया है, इस 1,50,000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज है इंडिया में। और 12th नंबर में है इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में। मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के लिस्ट में कितने नंबर में, 12th नंबर में। और पूरे वर्ल्ड में ना 25 हॉटस्पॉट है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देर इज ओनली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और उसमें से इंडिया में 2 हॉटस्पॉट है। 2 हॉटस्पॉट तो इंडिया के अंदर ही है, और टोटल कितना है वर्ल्ड में, 25 ही है, उसमें से 2 इंडिया में है। अब आप अगर देखो तो इंडिया हैज ओवर 1,08,276 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। 1,08,276 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ही है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ऑलरेडी मिल गए हैं और उनको डिस्क्राइब कर दिया गया है। इतना है बायोडाइवर्सिटी इंडिया में। देखो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज द इंसेक्ट्स अलोंग constitute nearly half of the biodiversity of in India। और अगर आप इंसेक्ट को भी इंक्लूड करेंगे तो इंसेक्ट इतने ज्यादा है इंडिया में कि हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी है ना, आधे से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो इंसेक्ट के ही पॉपुलेशन में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। नाउ वी विल सी इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। अब हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन कैसा है, ठीक है। A mega diversity country is the one that having the majority of earth species and is therefore considered extremely biodiverse। तो अब एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री वो कंट्री है जिसमें कि ना वैरायटी ऑफ अर्थ स्पीसीज है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ अर्थ स्पीसीज है, ठीक है। एंड इसीलिए बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए उसको क्या कंसिडर किया जाता है, एक्सट्रीमली बायोडाइवर्स कंट्री। इसलिए इंडिया को क्या कंसिडर किया जाता है, एक्सट्रीमली बायोडाइवर्स। ओके। और बेसिकली richness and abundance of the large species are due to a wide variety of climatic and altitude condition in the country, which makes it a mega diversity nation. So why India is considered as the mega biodiversity country or nation? Because of its large area, ठीक है। एरिया भी बहुत बड़ा है और इसमें वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का वेरिएशन है, एल्टीट्यूड का वेरिएशन है। जैसे हिमालयन रेंजेस आर इन हायर एल्टीट्यूड, जबकि आप अगर गंगा रिवर के कोस्ट में आ जाओ तो ये लोअर एल्टीट्यूड में आ जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। In India, with a meter 2.4% of the total land area of the world, ठीक है। पूरा वर्ल्ड का ना, पूरा वर्ल्ड का जो लैंड है उसमें 2.4% कहाँ पे लैंड है, इंडिया में ही है। ओके। द नोन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया contributes
8.22%। और जो बायोडाइवर्सिटी के मामले में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8.22%। जितना मतलब ये जो हमको पता है, जो हमारे को पता है अभी तक, वी हैव द बायोडाइवर्सिटी विच we already have find out or which already we already have discovered, उसमें कितना कंटेन करता है? 8.22% पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। इंडिया इज ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, accounting for 7.31% of the global faunal and 10.88% of the total global floral species। तो इसमें क्या है कि 12th नंबर ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है, और इंडिया 12th नंबर पे है मेगा डाइवर्सिटी नेशन के रैंक में वर्ल्ड में। और उसमें से एनिमल्स का कितना है? 7.31% है, और जो प्लांट्स है उसका कितना है? 10.88% है। ठीक है। इसमें कितना है? 12 मेजर बेसिन्स है थ्रू विच ड्रेन्स न्यूमरस रिवर, जहां से कि बहुत सारे रिवर निकलते हैं। ठीक है। तो 12 ऐसे मेजर बेसिन्स हैं जहां से कि बहुत मेजर रिवर निकलते हैं हमारे कंट्री के। ठीक है। द एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम लेस देन 37 सेंटीमीटर इन राजस्थान टू 1500 मीटर इन चेरापूंजी। तो आप बायोडाइवर्सिटी के मामले में आप इसमें देखो कि 30 मतलब रेनफॉल भी कितना डिफर करता है। जैसे आप अगर वेस्ट में चले जाओ राजस्थान में, तो वहां पे कितना है? 37 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट मतलब रेनफॉल हो रहा है। ठीक है। और अगर आप इधर आ जाओ, मेघालय आ जाओ, मेघालय में चेरापूंजी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल होने वाला जगह है। चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो वहां पे कितना होता है? 1500 मीटर रेनफॉल हो रहा है। सी द डिफरेंस, 37 सेंटीमीटर राजस्थान में और 1500 मीटर चेरापूंजी में है। तो ये बायोडाइवर्सिटी आप देखो, रेनफॉल के मामले में ही इतना बायोडाइवर्सिटी है। द कंट्री एक्सपीरियंसेस 3 डिफरेंट सीजन्स। अभी देखो इंडिया में कितने सीजन्स हैं? विंटर भी है, समर भी है, मानसून भी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ विंटर होता है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि समर ही रहता है हमेशा वहां पे, है ना। तो मगर इंडिया में हर तरह का मौसम मिलेगा आपको, सीजन भी हर तरह का है। जैसे विंटर है, समर है, मानसून है, spring season है। every season you will enjoy in India. It has 2 global terrestrial biodiversity hotspot, the northeast state and the western Ghat। देखो दो मैंने ऑलरेडी बताया आपको ना, आउट ऑफ 25 इन हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज 2। पूरे वर्ल्ड में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो उसमें से 2 तो इंडिया में ही है। और वो 2 कौन कौन से हैं? ईस्ट स्टेट, नॉर्थ स्टेट पूरा एक बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट रीजन है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या आएगा? पूरा आ जाएगा 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर पूरा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। असम एंड वेस्टर्न घाट, जो हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है, वहां वो भी एक हॉटस्पॉट है। ठीक है। तो 2 जगह हो गया, एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, that is 7 sisters, and other is western ghat. The western ghat have moist deciduous leaf shading forest and rain forest। जो वेस्टर्न घाट है उसमें आप क्या देखोगे? कैसा फॉरेस्ट है वहां का? मॉइस्ट, वहां का सॉइल बहुत ज्यादा गीला रहता है, मॉइस्ट रहता है। और वहां पे लीफ शेडिंग फॉरेस्ट है, मतलब रेनी फॉरेस्ट भी है एंड लीफ शेडिंग फॉरेस्ट भी, मतलब पतझड़ का भी फॉरेस्ट है और रेनी फॉरेस्ट भी अवेलेबल है वेस्टर्न घाट में। तो देखो ये मतलब एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप वैसे देखो तो जहाँ रेनी फॉरेस्ट होता है वहां पे लीफ शेडिंग फॉरेस्ट नहीं होता है, वहां पे पतझड़ जो होता है ना, पत्ता जहाँ झड़ता है वैसे वाला फॉरेस्ट नहीं होता है। रेनी फॉरेस्ट में पतझड़ नहीं होता है, मतलब रेनी फॉरेस्ट इज लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट। रेनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो टर्म्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां हमेशा क्या होगा कि ग्रीनरी होगा उस एरिया में। ठीक है। पर वेस्टर्न घाट एक ऐसा हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें लीफ शेडिंग फॉरेस्ट इज ऑल्सो देयर अलॉन्ग विथ रेनी फॉरेस्ट। दोनों तरह के फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं एक साथ में। ठीक है। इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। The region shows high species diversity as well as high level of endemicity.
around 62% of reptiles, 77% of amphibians are found here. तो इंडिया मतलब इतना बायोडाइवर्सिटी है, नॉर्थ से ईस्ट चले, साउथ, नॉर्थ से साउथ चले जाओ आप सिर्फ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट से आप राजस्थान तक चले जाओ, बायोडाइवर्सिटी है। ऊपर कश्मीर से आप नीचे केरला कन्याकुमारी तक चले जाओ, बायोडाइवर्सिटी है, वेराइटी इज देयर। तो आप इसमें देखेंगे कि 62% ऑफ रेप्टाइल्स कहाँ मिलते हैं पूरा वर्ल्ड में, जो 62% रेप्टाइल है ना, इंडिया में मिलते हैं। और 77% ऑफ एम्फीबियंस वो कहाँ मिलेंगे, इंडिया में। तो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। द नॉर्थ स्टेट्स depicts higher altitudinal वेरिएशन। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलेगा हर एक चीज का, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा है, इन टर्म्स ऑफ फौना है, आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मतलब अगर आप वैसे देखो, फॉरेस्ट विच एम्ब्रेस अ sizable portion of biodiversity now comprises of 64 meter hectares of about 19% of land area of the country। जो 19% है ना हमारे कंट्री का जो लैंड एरिया, उसमें क्या है, आपको फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंडियन फ्लोरा कंप्राइजेस अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप फ्लोरा के बारे में बात करो इंडिया में, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, तो उसमें आपको 1500 तो फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, जहाँ जिसमें फ्लावर होता है, ठीक है। इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कल पढ़ा था हमने बायोजियोग्राफिकल रीजन में, राइट। कौन कौन सा है, ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयाज, सेमी एरिड रीजन, मतलब लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस दिस 10 तरह के तो डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन ही है इंडिया में। इंडिया इज ऑन द 12th मेगा डाइवर्स नेशन ऑफ द वर्ल्ड। 12th नंबर में तो मेगा डाइवर्सिटी में आता है वर्ल्ड में। इंडिया इज वन ऑफ द 12th सेंटर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटिव प्लांट, कल्टिवेटेड प्लांट। 12th सेंटर में आता है जहाँ की प्लांट प्रोडक्शन होता है, कल्टिवेटेड प्लांट होते हैं जहाँ पे, 12th नंबर में आता है, जिस मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इंडिया में 2 हॉटस्पॉट है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट। इंडिया हैज 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिक सेंटर्स, ठीक है। और कितना है, जिसमें कि 1/3 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का वो होम है, ठीक है। इंडिया हैज 6 वेटलैंड्स। इंडिया में 6 वेटलैंड्स है, जहाँ मतलब जमीन गीली रहती है, ठीक है। एंड इंडिया हैज 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में 5 तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। So this is about the biodiversity or mega biodiversity of India. Okay.